फर्स्ट वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, इसके आने से पहले एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चल रही थी और एक चल रही थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये दो तरह की स्कीम चल रही थी, इन दोनों को क्लब करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना दिया गया है। ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है ना, ये कोई खास चीज नहीं है। ये तो स्टेटमेंट में आपको घुमाने के लिए डली हुई है। ये दो तरह की स्कीम चल रही थी, इनको क्लब करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना दी गई 2016 में। नहीं पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है, ये दोनों स्कीम के बारे में नहीं पढ़ना है। जो इतिहास हो गया वो नहीं पढ़ना है। वर्तमान क्या है, पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है और इसने अपना 5वां वर्ष बनाया है। इसमें क्या थे प्रॉन्स, क्या थे कौन कौन क्या है ये स्कीम है, ये चीज हमने देख लिया। आपको मेन फोकस रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे बस, ठीक है। अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो मैं इसकी कहानी बताता नहीं आप लोगों को। हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स पढ़ना है, हमें इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स में पढ़ना है। देखो आज 2021 में की बात करें या चाणक्य के समय की बात करें, मतलब आज से लगभग 2400 साल पहले की बात करें, तब और अब के समय में एक ही चीज कॉमन है। ये कहा जाता था जिसके पास सूचना है या जिसके पास इंफॉर्मेशन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है तो युद्ध वो जीतता है, युद्ध को वो जीतेगा। कहने का क्या मतलब है कि आज 2021 की बात करें या चाणक्य के समय की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, मैं इंडिया के लेवल की बात कर रहा हूँ, वैसे ही पूरी दुनिया के लिए लागू होता है कि दो पार्टी अगर लड़ने आई हैं, दो सेनाएं अगर लड़ने आई हैं, तो भले किसी की सेना बहुत ज्यादा और किसी की बहुत कम हो, लेकिन युद्ध वही जीतेगा जिसके पास सूचना है। क्या सूचना है? जैसे मान लो ए और बी लड़ने आ गए आमने सामने, तो अगर ए को पता है बी क्या सोच रहा है, ए को पता है कि बी के पास कितने सैनिक है, ए को पता है कि बी के पास कितने हथियार है, ए को पता है कि बी के पास कौन सी सेना को कौन लीड कर रहा है। अगर ए को बी के बारे में सब कुछ पता है तो ए के पास भले कम सैनिक हो तो भी वो युद्ध जीत जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बी कब हमला करेगा, बी के पास कहाँ हथियार है और बी की सेना कितनी है। यानी युद्ध सैन्य बल से जीता नहीं जाता है, युद्ध जीता जाता है इंफॉर्मेशन से। हमें सही इंफॉर्मेशन अगर होगी तो हम सटीकता से युद्ध करेंगे और बहुत जल्दी युद्ध खत्म भी कर देंगे। कारगिल के युद्ध की अगर बात करें, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऊपर पहाड़ों में कितने लोग छुपे हुए हैं और कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, इसलिए वो युद्ध चल गया 2 से 2.5 महीने। हमने अमेरिका से बोला यार जीपीएस तुम्हारे पास है, बता दो यार कारगिल में पाकिस्तानी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, उसने नहीं बताया, इसलिए 2 से 2.5 महीने चल गए। अगर बता देता कि यहाँ यहाँ छुपे तो वहीं पर रॉकेट लॉन्चर दागते, वहीं पे अपने वो फोर्स को तैनात करते और 2-5-10 दिन में हम जीत जाते। बांग्लादेश का युद्ध हुआ भारत का, हमने 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया और बांग्लादेश एक नया देश पैदा हुआ। विद इन 13 डेज हमने उस युद्ध को जीत लिया। क्यों? हमारे पास सूचना थी, हमारी आर्मी को पता था कि जो बांग्लादेश तरफ जो पाकिस्तान है, उस समय बांग्लादेश बनने से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके पास कितनी आर्मी है, कौन लीड कर रहा है, कहाँ कमांड कर रहा है, इनकी आर्मी में कौन कौन लोग हैं, इनके पास कितना गोला बारूद है, कितने दिन का इनके पास एक तरह से बैकअप है, हमें सब पता था। और उस समय फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह थे, उन्होंने तय किया था कि हम कब लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे, और हम जीत गए 13 दिन में। 13 दिन में हमने पाकिस्तान को हरा भी दिया और एक नया देश पैदा भी कर दिया। मेरा कहने का मतलब है, अगर जिस देश के पास सूचना है, भाई आज पाकिस्तान हम पे हमला करने वाला है या रशिया हम पे, रशिया तो करेगा नहीं वैसे, अच्छा दोस्त है, चाइना कुछ करने वाला है या श्रीलंका से कुछ हमें दिक्कत होने वाली है, तो अगर हमारे पास सूचनाएं हैं यानी हमारे पास इंटेलिजेंस है, तो हम उस चीज को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सूचना ही नहीं है तो हमें हमेशा नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी होती है सूचना या इंटेलिजेंस, और इन सूचनाओं इंटेलिजेंस को
लाने के लिए गुप्तचर हुआ करते थे, गुप्तचर, जिन्हें हम कहते हैं स्पाई या जासूस। चाणक्य के समय भी गुप्तचर थे, अशोक की सेना में भी गुप्तचर थे, और आज 2021-20 में भी स्पाइस हैं, गुप्तचर। कुछ हमारे देश के अंदर रह के जासूसी कर रहे हैं और कुछ देश के बाहर कर रहे हैं। और ये लोग, इनको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, ये हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है, ये हमारी इंटेलिजेंस है। दुनिया भर में भारतीय इंटेलिजेंस के लोग हैं। आप लोगों ने कई फिल्म देखी होगी, टाइगर जिंदा है, टाइगर एक था, टाइगर टाइगर मर गया। ये सब टाइगर कौन है? ये सलमान खान किसका रोल निभा रहा है? जासूस का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये कह रहा है कि हमें अपने इंटेलिजेंस में सुधार करने पड़ेंगे, कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? ये क्यों मुद्दा उठ के आया? क्योंकि हम ये देख रहे हैं चाइना बार बार हम पे नए नए एक तरह से टैक्टिक यूज कर रहा है। कभी अपनी सेना लेके घुस जाता है, कभी हमारे हमारे इलाके के जो गांव है वहां के लोगों को डराता है, कभी टेंट बना लेता है, कभी कुछ करता है, मतलब पेट्रोलिंग करता है, कभी हमारी सेना के आमने सामने खड़े हो जाते हैं चाइनीज। तो चाइनीज के जो इनकर्शंस है, यानी एक घुसपैठ जो है मोटे तौर पे कहें, ये कब होगी, कहाँ होगी, कितने चाइनीज आएंगे और कब हम पे हमला करेंगे, गलवान जैसा अगला इंसिडेंट फिर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज हम कब प्रिवेंट कर सकते हैं? जब हमें पता हो कि चाइनीज सोच क्या रहे हैं, चाइनीज आर्मी के दिमाग में भारत के लिए क्या क्या प्लान्स है। क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश के बाद जो सेकंड नंबर की सीमा है वो हमें हमारी चाइना से लगती है, और चाइना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना की सीमा है। तो चाइना किस एरिया में किस जगह क्या करने वाला है, अगर हमें पता हो पहले से, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। अभी 2 दिन पहले हमने दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। दलाई लामा तिब्बतियों के धार्मिक गुरु हैं, और चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा किया 1950 से, तिब्बत को कब्जा करना शुरू कर दिया, और 1959 में 9 साल बाद दलाई लामा अल्टीमेटली अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को लेकर भारत में आ गए थे, और अभी ये भारत में ही रहते हैं। तो हमने जब इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया तो अभी सुनने में आया कि जो लद्दाख के पास एक गांव है, छोटा सा गांव है, वहां पे चाइनीज आर्मी घुस गई और वहां के लोगों को डरा रही थी कि भैया आप दलाई लामा का बर्थडे मत सेलिब्रेट करिए, जो भी अलग अलग इशूज है। हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत हो रही है, गलवान में तो हो ही रही है, अभी भी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो हम फेल कहाँ हो रहे हैं? हम फेल हो रहे हैं अपने इंटेलिजेंस पे। यानी हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस यूनिट है, जो भी संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। हमें सही समय पे सही बात ही नहीं पता चल रही। जब वो कांड हो जा रहा है तभी मालूम चल रहा है। गलवान हो गया इतना बड़ा, और अगर हमें पहले से पता होता कि चाइनीज सैनिक आएंगे और वो लड़ने के इरादे से आ रहे हैं, तो हम अपनी सेना ज्यादा डिप्लॉय करके रखते हैं, अपने सैनिकों को पहले से ऑर्डर दे के रखते हैं कि अगर वो तुम्हें एक झापड़ मारे तो उनको गोली मार देना सीधे। लेकिन हम फेल हो गए, इसलिए बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल, 1.5 सवा साल से भारत, इंडिया और चाइना भिड़ रहे हैं आपस में। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तो होता ही रहता है। तो ये बहुत मांग उठी, और जब ये चाइना का ये के इनकर्शन सब शुरू हुए, तब ये मांग उठ रही है कि ये इंटेलिजेंस पे रिफॉर्म्स करो यार, इस पर कुछ सुधार करो। हमारी इंटेलिजेंस जो है ना, है तो दुनिया की बेस्ट, लेकिन इतनी सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या इनके बीच में क्या नहीं है, सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य मतलब कई संस्थाएं एक ही काम कर रही हैं, लेकिन उनको लीड करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है कि वो एक व्यक्ति सबसे ले आए। तो अब ये बात उठी है, तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे देश में इंटेलिजेंस को लेकर क्या प्रारूप है और क्या मतलब सेटअप क्या है। क्योंकि ये आए दिन न्यूज में रहता है, आए दिन कहीं कुछ भी हो जाता है तो हम सबसे पहले पत्रकार से लेकर हर कोई क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस कहाँ है भाई? हमारे इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है? सो रही है क्या? बम धमाका हो गया, चाइना घुस गया, यहाँ घुसपैठ हो रही, सीज फायर हो रहा, तो अगला सवाल क्या होता है, हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं? तो हमें थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू है, और आपके जीएस में जो जीएस पेपर 4 है, उस जीएस पेपर 3 है, उसका भी एक टॉपिक ही है। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पिछले 1.25 साल से दो ही लोगों ने धूम मचाई है भारत में, एक तो कोरोना ने, दूसरा चाइना ने। ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे इंटेलिजेंस का सेटअप कैसा है, और वर्तमान में क्या क्या चीजें, क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे देश में एक पोस्ट है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कोई मुझे बताएगा देश के अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है? अजीत डोवाल साहब, है ना? वेरी गुड। अजीत
डोवाल साहब ये पहले आईपीएस रह चुके हैं, काफी इनका इलेस्ट्रस कैरियर रहा है ये पाकिस्तान में भी कुछ साल रहे हैं एज अ रॉक एजेंट के रूप में। अजीत डोवाल अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री को, ये सीधे किसको रिपोर्ट करते हैं? एनएसए किसको रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे देश में जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सचिवालय बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट। एक सचिवालय है और इसका मुखिया कौन होता है? एनएसए होता है। यानी इस सेक्रेटरिएट का मुखिया कौन है? एनएसए, जो कि अजीत डोवाल। अब ये जो एनएससीएस है, इसका गठन कब हुआ था? जब हमने 1998 में पोखरण सेकंड किया था, तो उसके बाद आप लोगों ने शायद पोखरण मूवी देखी हो, नहीं भी देखी हो, तो हमारे ऊपर अमेरिका का बहुत प्रेशर था और अमेरिका को पता चल गया था कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, फिर भी हमने किया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए। और जब सैंक्शंस लगा दिए तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक पूरा पूरा सचिवालय बनाया और उसका मेन काम ये था कि भाई अब हम कमजोर हैं थोड़ा सा, हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं ये इसी ताक में बैठे हैं कि कब भारत पे हमला करें, और हमें कुछ ऐसे इनपुट थे कि भारत पे हमले हो सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से और भी कुछ। और एक साल बाद कारगिल हो ही गया है। तो ये सेक्रेटरीट बनाया गया क्योंकि उस समय के जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उनका ये था कि हमें एक अच्छी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन विंग चाहिए जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा करके रखे, यानी सबसे इंटेलिजेंस यानी सूचनाएं ले ले। भाई जासूस तो हमारे हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन वो जासूस अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेंगे? तो ये बनाया गया एनएससीएस, और इसका मुखिया कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश में सबसे बड़ी जो एनएसए है, ये किसकी हेड है? एनएससीएस। अब ये जो एनएससीएस है, इसका काम क्या है? जितनी भी मेरे पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, जितनी भी, उन सबसे डेटा लेना, उन सबसे डेटा या सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध कि भैया भारत से कोई व्यापार नहीं करेगा, भारत से का एक्सपोर्ट बंद कर दे। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया था, सवा साल लगा था, उसके बाद हमने उसको ढील करवा ली थी। सब बताएंगे ये सब चीज, इनसे जुड़ी हुई कभी कोई करंट अफेयर्स उठेगा तो हम पूरी कहानी समझाएंगे आपको। तो अभी आप ये जानिए कि जो एनएसए है ये किसका मुखिया है? एनएससीएस का। और इसके अधीन बहुत सारी एजेंसीज है हमारे पास जिनका काम अलग अलग है। जैसे आपने सुना होगा आईबी के बारे में। वैसे चलिए मैं एक अभी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। आपने आईबी के बारे में सुना होगा, रॉ के बारे में सुना होगा, नारकोटिक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, ये सब कुछ एजेंसीज हैं जो कि इंटेलिजेंस गैदर करती हैं। और इन सबसे अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है जो इंफॉर्मेशन लेती है? वो है नेशनल का एनएससीएस। इसका मुखिया कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। असल में क्या हुआ था 2018 में, जब 2018 खत्म हो रहा था, तो उस समय एक अलग से अध्यादेश निकाला गया या एक कानून निकाला गया और कहा गया हमारे देश में 10 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, 10, जिनको विशेष अधिकार दिया गया कि वो किसी के भी कंप्यूटर को, किसी के भी मोबाइल को, यानी किसी के भी पर्सनल डेटा को मॉनिटर कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर उसको लगता है कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, तो 10 एजेंसीज ऐसी थी जिनको ये अधिकार दे दिया गया था कि आप किसी भी भारतीय व्यक्ति, किसी भी मतलब इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति है, उसका उसका मोबाइल, उसका कंप्यूटर, ये सब चीज को चेक कर सकते हैं या फिर सर्वेलेंस कर सकते हैं, उसमें निगरानी रख सकते हैं। उस समय बड़ा बवाल हुआ था ये 10 एजेंसीज जो है क्या देश के मालिक हो गई किसी की? तो यानी ये आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में आपको बिना बताए सर्विलांस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बवाल चला था 2018 में, क्योंकि उस समय भारत मतलब मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो इतने ज्यादा उतारू है हमसे लड़ने के लिए
तो हमें अपनी एजेंसीज को मजबूत बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पुरानी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो NSCS है, ये सारी एजेंसी से क्या लेती है, डेटा लेती है भाई। जब भी जैसे अभी मान लीजिए अभी चाइना का जो टेंशन है वो कम हुआ नहीं है, तो NSA इससे बोलता होगा सेक्रेटरीट से कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए चाइना की। तो ये सारे जो हमारे इंटेलिजेंस विंग है सबको तलब करता होगा, सबको व्हाट्सएप फोन करता होगा, भैया मुझे आज के आज शाम को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास चाइना को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। ये सब के सब इसको देते हैं और वो NSA को देते हैं, NSA फिर प्रधानमंत्री को समझाता है कि साहब ऐसा ऐसा है, चाइना ये करने वाला है, या हमें हमारे पास ऐसे इनपुट्स है। अब इसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप बार बार सुनते होंगे, जैसे IB के बारे में सुनते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य काम ये है, देश के अंदर ये जासूसी करती है, देश के अंदर इसके जासूस फैले हुए हैं। क्योंकि आप ये यकीन मानिए कि पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हॉस्टाइल कंट्री, सबसे ज्यादा अटैक प्रोन कंट्री आपका भारत ही है। और रोज कम से कम 100, मिनिमम 100 टेरर अटैक आप पे होते हैं। कोशिश की जाती है भारत के अंदर कि भैया कहीं बम फोड़ दे, कहीं ट्रेन पलटा दे, कहीं कोई धमाका कर दे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस उनको विफल कर देती है। ज्यादा जानकारी के लिए फैमिली मैन जो मूवी है वो आप देख सकते हैं, ऐसे ही लोग ये सब काम करते हैं। तो IB जो है ये अंग्रेजों ने बनाई थी, क्योंकि अंग्रेज उस समय, ये जो वक्त है इस समय तक क्रांति हो चुकी है, भारत में नए नए गुट बन रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, तो उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी उसने IB बनाए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, की भाई देश के अंदर रह के पता करो कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ बात कर रहा है, उसको पकड़ के अपन जेल में डालते हैं। तो ये IB जो है देश के अंदर काम करती है। और जो रॉ है ये 1968 में बनी थी, बनाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार समय, और इसका मुख्य काम ये है कि देश के बाहर आपको काम करना है, देश के बाहर इनके जासूस होते थे। पहले क्या होता था, IB देश के अंदर भी देख रही है, देश के बाहर भी देख रही थी, तो IB पे वर्कलोड बहुत बढ़ गया था, इसलिए रॉ बनाई गई थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अभी करंट अफेयर्स की अगर मैं न्यूज बताऊं, तो इन दोनों के जो मुखिया हैं, इन दोनों का जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है, इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसा मोदी गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा? क्योंकि पहली चीज तो ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी बात अभी चाइना का टेंशन खत्म तो हुआ नहीं है। हम एक नया व्यक्ति को IB का चीफ बना दें या रॉ का चीफ बना दें, वो 4 महीने उसको समझने में लग जाएगा हो क्या रहा है देश में, तो तब तक कुछ बड़ा कांड हो गया। तो इसलिए वर्तमान सरकार ने बोला है कि अभी जो जिस पद में बना है उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दो। तो अभी ये 5 दिन पहले की न्यूज है कि IB और रॉ के जो चीफ हैं, अलग अलग चीफ हैं इसके, इन दोनों को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया कि अभी अगले 1 साल तक और आप अपने पद में रहिए, अभी जरूरत है देश को आपकी, ठीक है। तो ये कुछ संस्थाओं का नाम है। और जैसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करती है। और ये जिस तरह ये टेक्निकल, इसके नाम के आगे टेक्निकल लगा हुआ है, इसका मतलब ये मान लीजिए कोई साइबर अटैक हो रहा है, वैसे साइबर अटैक के लिए तो अलग से एक संस्था बनाई गई है सर्ट नाम की। फिर भी कोई तकनीकी रूप से हमारे देश में अटैक करना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा 2 हफ्ते पहले ड्रोन से अटैक हुआ आपके देश में, ड्रोन से अटैक हुआ, और हमारा जो जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस है उस पर अटैक हुआ ड्रोन से। और ये लगाई जा रही है बातचीत की भाई पाकिस्तान ने हमला किया हम पे ड्रोन से। अब ड्रोन मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, तो कैसे ड्रोन यहाँ तक घुस गया, और कोई ड्रोन का यूज करने वाला है क्या, और कहीं हमला होने वाला है, कोई टेक्नोलॉजी यूज करके हम पे हमला करने वाले हैं, तो इसके लिए सारा काम NTRO करते हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टेक्निकली साउंड लोग रहते हैं, और ये देश में किसी तकनीक का उपयोग करके देश को अस्थिर करने की कोई साजिश है क्या, या हमारे पड़ोसी मुल्क, मैंने सबके बारे में आपको पढ़ा दिया, रिलेशन बता दिए कि कब कहाँ कैसा सिनेरियो है, अफगानिस्तान के साथ कैसे संबंध है। और अफगानिस्तान तो अभी देखिए आप, मोर देन 90% तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो अब का जो वक्त है ना बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है। अब हमारे देश में पाकिस्तान क्या, अब तो अफगानिस्तान से भी अटैक होंगे, क्योंकि वहां तालिबान आ गया है। तो ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, इन सबका काम बहुत बढ़ गया है, और ये अपने काम में बहुत दक्ष है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। नहीं तो रोज आपको पेपरों में एक खबर मिलती कि आज इतना बम धमाका हो गया, 50 लोग मर गए। तो हमारे देश में रोज अटेम्प्ट होते हैं, रोज साइबर अटैक होते हैं, रोज बम अटैक होते हैं, लेकिन ये सब ये पकड़ के पहले से ही इसको काबू में कर लिया जाता है। तो इनको आप धन्यवाद कहें। लेकिन फिर भी मुद्दा ये है कि इतनी सारे लोग हैं, बहुतों के नाम से डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काम करते, कहीं स्मगलिंग हो रहा है, कहीं इलीगल पैसा का हवाला वाला हो रहा है, तो ये सब काम दिखती है। तो इतनी सारी एजेंसीज हैं, इन सबको लाइसेंसिंग करनी चाहिए एक तरह से, मतलब इन सबको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, और इसी सुधार की बात की जा रही है कि भैया अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग इनका काम है, लेकिन कोई ऊपर एक आदमी होना चाहिए जो इन सबको कोऑर्डिनेट कर सके। जैसे
1.5 साल पहले तक हमारी जो तीनों आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी और जो ये अपनी आर्मी है, ये तीनों अलग अलग, तीनों तीनों के चीफ अलग अलग थे। लेकिन हम पिछले साल 15 अगस्त को मोदी जी ने बोला कि हम देश को दे रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। और आज जो सीडीएस है तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जा सकता है। यानी अब मोदी जी को कुछ भी कहना है कि भाई यहाँ युद्ध कर रहे हैं तो सीधे सीडीएस को बोलेंगे, विपिन रावत को, कि साहब ये करो। अब विपिन रावत का काम है कि वो एयरफोर्स को लगा रहा है काम में, कि नेवी को लगा रहा है, कि आर्मी को लगा रहा है। मतलब हमने आर्मी को तो कंसंट्रेट कर दिया, लेकिन जो इंटेलिजेंस है इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सुधार कहाँ चाहिए, किस लेवल पे चाहिए, बता दीजिए। यस सर। क्योंकि अभी पाकिस्तान से तो हमें थ्रेट था ही, चाइना से तो है ही है पिछले 1.25 साल से। अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो तालिबान भी धूमधाम तो मचाएगा ही। और श्रीलंका से हम देख रहे हैं कि वो इतना हॉस्टाइल नेबर है कि भाई वो पहले कर्जे में डूबा हुआ है, कल को चाइना उसको कुछ बोले कि भाई अपने यहाँ से कुछ करो। नेपाल वैसे ही चाइना की गोद में जाके बैठा है। म्यांमार में मिलिट्री शासन है ही है, कल को म्यांमार से कुछ दिक्कत हो जाए हमारे ऊपर। तो हमारे चारों ओर हमारे जो पड़ोसी हैं वो इतने ज्यादा हॉस्टाइल हो गए हैं, और सबको पैसा चाइना देगा और सब हम पर कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, इसमें सुधार की जरूरत है। इनका फंड बढ़ाए जाने की जरूरत है। इनके यहाँ लोग कम है, रिटायरमेंट हो रहे हैं, नई भर्ती नहीं हो रही है। आपने कभी सुना है रॉ की भर्ती होते हुए या आईबी की ज्यादा भर्ती होते हुए? नहीं सुना है। पर्सनल की शॉर्टेज है, इनके पास अच्छे वेपन्स नहीं है, इनका बजट कम है, इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है। और सबसे मेन चीज कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही केस में सीबीआई भी घुस गई है जांच करने, मालूम चल रहा है कि उसमें रॉ भी चला गया, आईबी भी चला गया, तो आपस में भड़े आते हैं ये कि नहीं नहीं मैं हम जांच करेंगे, बोलेंगे हम जांच करेंगे। तो ये सब चीज जो है इनको थोड़ा सा ओवरलैपिंग को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जिसके पास सूचना होगी, चाइना का इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, इसराइल का इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, इसलिए उनको युद्ध में हराना या उन पर अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया कहती है इसराइल इतना छोटा सा देश है फिर भी कैसे जीत जाता है, क्योंकि पहले वो सूचना गदर करता है कि हम पे जिसने अटैक किया है ना उसके उसकी औकात क्या है। अगर लिटरल सेंस में कहूँ तो वो पता करता है कि सामने वाला कितना पानी में, उसके बाद वो अपनी रणनीति बताता है कि अब मैं इस पर कैसे अटैक करूंगा। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारा जो सूचना तंत्र है ना, इंटेलिजेंस तंत्र है, वो बड़ा फेल हो जाता है। काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कई कई राज्य सरकारें दिक्कत कर जाती हैं। भाई राज्य सरकार में कुछ हो रहा है तो दिक्कत, जैसे सीबीआई में हम देखते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में कुछ करने गई थी तो वह ममता दीदी ने मना कर दिया था, आंध्र प्रदेश में भी मना कर दिया। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको हमें सुधारने की जरूरत है। और बहुत जगह हम जो पुराना अंग्रेजों द्वारा दिया गया कानून है वही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमने अभी मैंने बताया एग्जांपल दिया कि हमने एक सीडीएस का पद बना दिया और आर्मी को एक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वैसे हमें यहाँ भी एनएसए का के अंडर में जो एनएससीएस है उसको इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि सारी जो इंटेलिजेंस यूनिट है ना उसको वो कंट्रोल करे, उससे वो इन्फॉर्मेशन दे। क्योंकि हमारा देश इस समय पूरे दशक के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है, क्योंकि अब अफगानिस्तान भी अस्थिर हो गया है। अफगानिस्तान से हालत ये हो गई कि दुनिया भर के देश अपने डिप्लोमेट्स वहां से बुला रहे हैं। हमारे भी डिप्लोमेट्स वहां से आगे कंधार में जो थे वहां से वापस बुला लिया। मतलब वो पूरा देश अब एक तरह से टेररिस्ट के हाथों में चला गया या तालिबान के हाथों में चला गया। ठीक है। तो दिक्कत तो है। और हमारी इंटेलिजेंस अगर चूक करेगी ना तो गलवान जैसे इंसिडेंट और होते रहेंगे। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को सुधारना, और ये बड़ा हॉट टॉपिक है। इसमें ये हर दूसरे तीसरे महीने आपको मिलता रहेगा न्यूज़ में। तो उस टॉपिक में आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो इंटेलिजेंस प्रमुख है वो कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और उसके अधीन एक सेक्रेटरीट बना के रखा है, और उस सेक्रेटरीट का गठन कब किया गया था? आफ्टर द सेकंड पोखरण, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। सबसे पुरानी जो संस्था है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि 1887 में बनाई गई थी। और पहले ये भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों जगह जासूसी करवा रही थी। लेकिन 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक अलग से विंग बनाया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका मेन काम है कि विदेश में जासूसी करें। और आप यकीन मानिए दुनिया के हर बड़े देश में भारत के जासूस हैं, क्योंकि ये जासूस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें पता चलता है कि वो देश हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये हमें ये बताते हैं कि ये देश आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, चलो इस देश से हम पे हमें खतरा नहीं है। और ये भी बताते हैं कि ये देश आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहा है, यहाँ की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो नई नई योजनाएं बना रहे हैं। हाँ, स्लीपर सेल्स जो भी है सब कुछ वही है, उसमें ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। बहुत सारे इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म बन चुके, देख लेना। लेकिन ये है कि हमारे इंटेलिजेंस जो फेल हो जाती है, खासकर चाइना को लेकर हमारी इंटेलिजेंस बहुत फेल हो जाती है। हम पता ही नहीं कर पाते चाइना की सोच क्या रहा है हमारे बारे में। ठीक है। तो अगली न्यूज जो है
वो है बोर्डो पीस अकॉर्ड। बोर्डो पीस अकॉर्ड, चलो आज नहीं पढ़ते ये, इसमें ये मुझे लग रहा है 15-20 मिनट ले लेगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। बोडोलैंड क्या है, आप लोगों के लिए एक सवाल मैं दे जाता हूँ। ये बोडो जो भाषा है, ये 8वीं अनुसूची में ये भाषा है कि नहीं, पहले तो ये पता करना। दूसरा ये पता करना, बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया था और साल क्या है। ठीक है, तो ये बोर्डो पीस अकॉर्ड अपन कल देखेंगे, और इससे हम थोड़ा जानेंगे आसाम की हिस्ट्री के बारे में, और यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, ऊपर भूटान का क्या रोल रहा है, तो बोडो लोग कौन है, और यहाँ पे किस तरह की इंसर्जेंसी होती रही है, और वर्तमान में क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या अच्छी है क्या बुरी बात है, ये चीज अपन कल देख लेंगे। तो आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा उसमें कोई डाउट बता दो।